सर अभी यंगस्टर्स के लिए जो फोन एडिक्टेड हो चुके हैं, सबको रील्स देखना है, सबको गेम्स खेलना है, उनके लिए आपको क्या क्या एडवाइस कुछ है आपका, है फिर व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? उनके लिए तो शायद मेरे पास कोई एडवाइस हो नहीं पाएगा क्योंकि वो सुनने वाले नहीं हैं। मैं इतना श्योर बोल सकता हूँ ऐसे। लेकिन एवरी एडिक्शन विल लीड टू स्लेवरी, और वो हमेशा तुमको अफेक्ट करने वाला है। तुम जो चीज करना चाहते हो, जो चीज बनना चाहते हो, तुम्हें उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम दो, एटलीस्ट टेक अ स्टेप, और तुम ऑटोमेटिक उसकी तरफ चलने लगोगे। अगर तुमने ट्राई नहीं किया तो आप जिस रास्ते पे हो उसमें आप इंडल्ज होते जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितना अंदर चले गए। ये सब सब मोटिवेशन के ऊपर होता है, जिसपे फैमिली, रिलेटिव्स और एनवायरनमेंट को भी साथ देना पड़ेगा। मेरे लिए तो मुझे तो मैं अभी उन बच्चों को तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि कभी कभार आप भी इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि एक दो घंटे तक फोन पे ही रह जाते हैं। मेरा ये मानना था कि अगर कभी हम जैसे एडिक्टेड हुए या फोन के पीछे पड़े, मुझे अगर अपने आप को मोटिवेट करना था तो ऑलवेज मैंने अपना इंटेंशन याद रखा है। अगर मुझे जो चीज बनना था वो क्यों बनना था, अगर मुझे अपना इंटेंशन याद है तो मुझे ऑटोमेटिक वो मोटिवेशन मेरे साथ है, और वो मोटिवेशन मुझे मेरे गोल तक ऑटोमेटिक लेके जाता ही रहा। सर आपके टाइम पे अगर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन ये सब एग्जिस्ट करता है, बोल आपको आपको लगता है आप आज जहाँ पर है? क्योंकि टाइम बहुत उसमें चला गया। ना, एक्चुअली मैं बोलूँ, देखिए, मैं किसी चीज को ब्लेम नहीं करना चाहता। इतने साल पढ़ाई में देकर और फिर मतलब की सक्सेस होकर लोगों का मेंटेलिटी चेंज हो रहा है। लोग सोचते हैं कि जिंदगी को जीना जरूरी है। हमने क्या किया, डेडिकेट कर। मुझे दूसरों को नहीं पता था, लेकिन हाँ, फ्रॉम आवर चाइल्डहुड ओनली हमें पता था कि इफ वी आर कमिंग इनटू द मेडिकल फील्ड, वी विल नॉट हैव आवर ओन लाइफ। वो जब भी अगर हमें कुछ करना था, अगर दूसरों के लिए करना था, चाहे माँ बाप के सपने हो, चाहे अपने लोगों के सपने हो, उनको जब पूरा करने के लिए जब आगे बढ़ना था, हमें पता था कि ये हमारा चॉइस है और इससे हमें खुद से चुना है। तो फ्रस्ट्रेट होने का कोई सवाल नहीं था, या हमारा कोई लाइफ हम जिएंगे या हम बहुत इंजॉय करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा बहुत क्लियर था कि वी डोंट हैव अ लाइफ, वी हैव गॉट अ लाइफ, डू समथिंग, और वो हम उसी रास्ते पे चल दिए। आज भी वो रिग्रेट हमको नहीं है कि हम शायद से बहुत एंजॉय कर सकते थे ना। द पाथ हैज बीन चोजन बाय अस, तो मैं उसको रिग्रेट नहीं करता। हाँ, इसलिए बोला ना, अगर आपका इंटेंशन क्लियर है, इंटेंशन अगर क्लियर है तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकते, क्योंकि गुड इंटेंशन अगर रहता है वो आपको खुद मोटिवेट करेगा। मैं इसको बहुत एक्सप्लेन करके आपको समझा सकता हूँ कि कितनी बार ऐसे टाइम आते थे पीजी में या पोस्ट ग्रेजुएशन में या एमसीए के टाइम भी, जब हमको हर बार लगता था कि यार ये क्यों कर रहे हैं, इतना तकलीफ क्यों ले रहे हैं। सर आपके टाइम अभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको नहीं लगता उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि उनका आधा अटेंशन ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोमेटिकली ना ना ना, जिनका पूरा अटेंशन मोबाइल में है या फोन में है, वो या तो यूट्यूबर बनेंगे। मतलब उनके लिए डिस्ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ गए ना हैं ना, डिस्ट्रैक्शन ठीक है, बट मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। मैं सीधा बोलूंगा, अगर कोई ज्यादा मोबाइल पे है ये है तो वो यूट्यूबर बन के फ्लरिश करे और वो सक्सेस हो जाए। और जो किसी और फील्ड में जाना चाहता है वो ऑटोमेटिक उतना डिफरेंट वहां पर नहीं होगा, क्योंकि उसे ट्वेल्थ का अगर कोई बच्चा है, अगर वो उसे पता है कि उसको आईआईटी क्रैक करना है या कहीं पर एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो उसके पास समय बहुत कम है। वो ऑटोमेटिक अपने गोल पे फोकस करेगा। जिसका कोई फोकस ही नहीं है, तो वो अगर फोकस भी करनेगा तो क्या कर लेगा। उसे यूट्यूब पे ही रहने दो या सोशल मीडिया पे वो कुछ कमाल करे तो यही अच्छा है। किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता है। सर आप पर्सनल लाइफ पे चले गए हैं तो आपके लिए रैपिड फायर है, वी नीड टू डाई। आई ट्राई। ज्यादा नहीं, कम क्वेश्चंस है। So what is that one medical myth you wish people would stop believing? हाँ, गैस से हेडेक होता है। मैं आपको बोलूँ, Yeah. मैक्सिमम अगर मैं कहीं पेरिफेरी में चला गया या एजुकेटेड होगी, किस डॉक्टर साहब माथा दर्द कर रहा है, गैस सर पे चढ़ गया। हाँ, ये तो बहुत। ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। और वो जो गैस सर पे चढ़ गया है, वो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि वो कैसे चढ़ गया, क्योंकि ऐसे गैस तो नहीं चढ़ते।
रीजन अलग रहता है, लेकिन लोगों ने उसको उससे जोड़ दिया। जोड़ दिया। या एक रीजन ये हो सकता है कि जिनका लाइफस्टाइल में अगर प्रॉब्लम है, जैसे अगर आप खाना वाना खा रहे हो, एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, अगर आप ज़्यादा खा रहे हो या आधी रात को खा रहे हो या पेट भर के खा रहे हो, उसकी वजह से अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो अगले सुबह आपका हेडेक हो रहा है, और फिर जो इंडाइजेशन जो होता है पेट में, इस सबको आप एक दूसरे के साथ कोरिलेट करना स्टार्ट कर देते हो। तो कोरिलेशन इज गुड, लेकिन गैस सर पे चढ़ गया है, ये मुझे बहुत कॉमन है। इससे एक क्वेश्चन आ रहा है मेरा, बहुत लोग सुबह उठ के जो खाली पेट चाय पी लेते हैं, या इज दैट करेक्ट? कि बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसी की वजह से गैस होता है। हाँ, देखो ये सारी चीजें एक अगर मैं बोलूँ तो ये सब डाइजेशन का टॉपिक है, और अगर वही एक्सप्लेन करें तो अच्छा रहेगा। मैं इसे जितना बोलूँगा, अगर मैंने बोल भी दिया कि चाय मत पियो गैस हो जाएगा, तो क्या वो चाय पीना बंद कर देंगे? जो चीज यूट्यूब पर हमेशा बोला जा रहा है कि डाइट के बारे में बहुत कुछ समझाया गया है, तो मैं, हम न्यूरो सर्जन से हमारा वैसे ही मतलब इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है पेशेंट को बचाने और उनको काउंसल करने में, कि मैं चाय के बारे में उनको काउंसल नहीं करना चाहता हूँ, एटलीस्ट इसके बारे में नहीं, कि जो रोज देख रहे हैं करते हुए। जी जी जी, ओके, we'll go on to the next question. What is the most funniest or most unexpected thing you have heard from a patient? फनीएस्ट एंड Unexpected. फ्रैंकली स्पीकिंग, पेशेंट ने जो बोला है मैंने यही किया है। पेशेंट अगर बोल रहा है कि उसे कोई भी सिम्टम अगर वो बोल दे, अगर वो बोल दे कि वो कोई भी सिम्टम, तुम्हें अगर कुछ भी सिम्टम याद आता है और तुमने बोल दिया, जो कोई यकीन नहीं कर सकता है, मैं लेकिन एज अ न्यूरोसर्जन मुझे लगेगा कि नहीं, ये किसी बीमारी से रिलेट करता है। एंड एक्चुअली यस, ऐसा होता है कि लोग कई बार, कई डॉक्टर हर चीज, कोई अगर सिम्टम बोल रहा है तो उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोल के हटा देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पेशेंट अगर आता है और कुछ बोलता है तो उसके पास प्रॉब्लम है, उसका डायग्नोज करना जरूरी है। अगर डायग्नोज नहीं तो एटलीस्ट उसको मेडिकेशन देके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व। मेरे पास तो आज तक ऐसा नहीं, मतलब कॉमन पीपल क्या समझते हैं, ब्रेन सर्जन है तो चलो मेरे बेटे का रिप्लेस कर दो, बस चल जाएगा, ऐसा टाइप का? ना ना ना, ऐसे टाइप का तो नहीं होता है। हाँ, लेकिन कई लोग आते हैं कि सर वो विटामिन का गोली दे दो, या आपके पास कोई, मेरा बच्चा अटेंटिव नहीं रह रहा है उसके लिए मतलब कोई टैबलेट दे दो। मैक्सिमम लेडीज अपने बच्चों को या पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं जो इसके लिए बात करते हैं यहाँ पर। और तो कई लोग आते हैं जो ये बोलते हैं कि सर एक साथ में पूरा एमआरआई करवा लो सबके लिए। तो ये कुछ कुछ बहुत कॉमन कॉमन जो इंसिडेंट होते हैं, तो यहाँ पर होता है बहुत कॉमन। अगर मैं देखूँ जो मेरे पास एज ए न्यूरो सर्जन डॉक्टर्स भी भेजते हैं सिटी, और जो कॉमन पब्लिक है या जो रेडियोलॉजिस्ट के पास जो काम करते हैं टेक्नीशियन, वो उनको पढ़ के बोल देते हैं कि हाँ आपका एज रिलेटेड चेंजेस आया है, आप तो डॉक्टर के पास चले जाइए। और वो सब परेशान होकर आते हैं कि सर वो किसी ने हमारे रिपोर्ट में लिख दिया कि एज रिलेटेड चेंजेस है, आपका एक एट्रोफी है, सेरेब्रल एट्रोफी आ जाने से। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर जिन्होंने सिटी स्कैन कराया होगा, 60 to 70% लोगों ने ये इस एक्सपीरियंस को उन्होंने फील किया होगा। वो आए हैं डॉक्टर के पास और ये पूछने आए हैं कि सर ये एट्रोफी दिखा रहा है, ब्रेन एट्रोफी, और एज रिलेटेड चेंजेस दिखा रहा है, जबकि वो होता कुछ नहीं है। वो वक्त के साथ जैसे जैसे ब्रेन सिनाइल होता है तो एट्रोफी होते रहता है, काफी स्पेस बन जाता है, और एज रिलेटेड चेंजेस को लिख देते हैं। Okay, next question. If you weren't a neurosurgeon, what might you be doing? नथिंग है। इसके अलावा कुछ नहीं? ना, न्यूरो सर्जन इज माय चॉइस। Okay. मैंने बोला ना कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था सर्जरी के टाइम में, उस समय मैंने हर वो फील्ड ट्राई किया है जिसमें मैं अपने लाइफ के आखिरी तक मैं वो काम कर सकूं। नहीं हुआ। आपको याद है मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी जिसमें मेरे सर ने मुझे बोला था, न्यूरो सर्जन ने, उस टाइम पे जब मैं सर्जरी में पढ़ रहा था, कि राजन न्यूरो इज एन इल्यूशन। कोई भी बच्चा आएगा वो पहले यही बोलेगा कि उससे न्यूरो करना है, क्योंकि न्यूरो एक अम्यूजमेंट है, मतलब
वो देख के ही लोग फैसिनेट हो जाता है। सर ने मुझे उस समय बोला था, अभी 6 महीने हुए हैं, तुम 2.5 साल तक हर डिपार्टमेंट में काम करोगे, और अगर तुम्हें लगा कि नहीं तुम्हें न्यूरो में इंटरेस्ट है, फिर तुम आते न्यूरो से। आई वर्क ऑलमोस्ट इन ऑल डिपार्टमेंट्स। दिन में काम करता था, रात को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करता था। और फिर 2.5 साल के बाद जब मेरा थियरी एग्जाम हुआ था, उसके बाद मैंने सर को जाके बोला कि अब थियरी एग्जाम हो गया, प्रैक्टिकल होने वाला है, मुझे आपके साथ काम करने से मुझे न्यूरो ही करना है। और मैंने 2.5 साल में ये जान लिया कि मुझे कोई और चीज फैसिनेट नहीं करती है। मैं अगर खुशी से मरूंगा भी, लिटरली ये मेरा फीलिंग था कि अगर मैं ब्रेन को टच करते करते मरूंगा, या ब्रेन अगर 99 ईयर्स का भी हो गया है, तो मैं ब्रेन को उसी फैसिनेशन के साथ छूंगा जैसे मैं आज छूंगा। तो इट वॉज माई पैशन। मैंने ब्रेन को अपने सर्जरी, जनरल सर्जरी के टाइम में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। और जैसे एग्जाम हुआ था, मैं 1 महीने के अंदर मैंने एमसीएस क्रैक किया, और मैं ज्वाइन कर तो कह सकते लिया। हैं कि आपने आपके पैशन को प्रोफेशन बना दिया। Always, always. Neurosurgery was my passion, और I can say this. तो आपका फेवरेट वे टू रिलैक्स क्या है? मतलब अदर देन न्यूरो सर्जरी आपका किस में इंटरेस्ट आता है कि आप उसमें यू फील फिट? Singing, singing, playing with the children. जैसे कोई भी गेम अगर कोई कहीं भी खेल रहा हो और वो मुझे नहीं पहचानता हो, तो मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगा। बस वो मुझे पहचानता ना हो कि मैं न्यूरोसर्जन हूँ। ओके। मुझे जहाँ पर अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए मिलेगा, मैं चले जाऊंगा। एंड व्हाट्स वन पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिस यू स्वेयर बाय? Meditation is the regular, मतलब breathing exercises always to make myself calm during the OT also, in between the OTs also, after the OTs also, और जब भी अगर मुझे लग रहा है कि देखे, क्योंकि न्यूरो सर्जन के लिए दो चीज बहुत जरूरी बोली गई है। जब खाने को मिले तो खा लो, और जब सोने को मिले तो सो लो। क्योंकि कब कॉल आएगा कि इमरजेंसी आ गया, आपको पता तो नहीं चलेगा। 1:30 बजे, 2:30 बजे, रात को 4 बजे, और आपको पूरा रात चला जाएगा उसमें। इसलिए ये दो चीज को मैं मिस नहीं करता हूँ, और जितना एनर्जी उतना कंजर्व करता हूँ मैं कर लेता हूँ। मतलब जो भी हो, मुझे एक काम चाहिए, और बस आँख बंद करके मुझे लेटे रहना है, नहीं तो बैठे रहना है। तो काफी डिफिकल्ट आपको नहीं लगता कभी आपने काफी डिफिकल्ट प्रोफेशन चूज करके? हाँ, मुझे लगता है कि मैंने टेक्निकल चूज किया है, लेकिन चूज किया है इसीलिए मेरे लिए इजी है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सोने के लिए कभी मिलेगा नहीं, मुझे रात रात भर जगना होगा। इसके बाद भी मैंने ये प्रोफेशन को चूज किया, तो मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा इस चीज का कि मुझे कभी सोने के लिए ठीक से मिला नहीं। मैं कभी नहीं सोया, और आज सुबह भी मतलब रात से सुबह तक मैंने किया ही है पूरी, क्योंकि इमरजेंसी ऑलमोस्ट मतलब रात को ही जाना आते हैं तभी लोग। इवन मेरी भाई जो है, शी इज अ रेडियोलॉजिस्ट, तो वो भी बहुत बार डिस्टर्ब हो जाती है, तो कभी कभार मुझे हॉल में भी जाके सोना होता है, लेकिन उसका नहीं खराब रहा। देखिए डॉक्टर्स अपना फुल लाइफ पर्सनल बीट पर्सनल 5 मिनट हम पूरा डेडिकेट कर देते हैं टुवर्ड्स द पेशेंट। एंड ये चीज ऐसी भी है कि आप किसी और की लाइफ के साथ डील कर रहे हो, सो यू कांट बी कैजुअल विद इट। या यस, ऑलवेज न्यूरो पेशेंट को मैं कभी सीरियस, मैं ऑलवेज सीरियस ही लेता हूँ उनका। और क्योंकि ये मेरा पैशन तो है न्यूरो, तो मैं जितना ट्राई करता हूँ कि कुछ नहीं, जितना भी नॉलेज मैंने गेन किया है, मैं उससे अपने पेशेंट्स को बाहर निकाल सकूँ। जी जी। तो न्यूरो इज एनी विच इज कॉम्प्लिकेटेड, तो हम यंगस्टर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, तो हमको थोड़ा सा इजी समझने की तो बताना चाहिए। Neuro is complicated, and food also, entertaining also, patient is सर वो the आपके लिए हाँ, हमारे नहीं, प्लस घर वालों की नहीं थी। कई पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे स्टार्टिंग में जो सीरियस रहते थे, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन लेके जाते हैं, तो वो सब घर वालों के लिए एंटरटेनमेंट ही है। एंड द फैमिली मेंबर्स दे टेक इट एज अ मेमोरी फॉर देमसेल्फ। वो इतने फोटोग्राफ लेते हैं, उतने वीडियो लेते हैं पेशेंट के, कि जैसे मैंने आपको बोला स्पीच डिफेक्ट में आया था, और वो बाबू भैया और वो राजपाल जैसे, वो सारे मेमोरीज वो सब कैप्चर करते हैं घर वाले। जब पेशेंट ठीक होता है 2-3 महीने बाद, तो वो सारे के सारे उसको ऐसे मेमोरी रखते हैं, और वो पेशेंट को दिखाते हैं, और प्लस ऐसा मेमोरी होल्ड करते हैं उनके पास में।
ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होता है, पेशेंट की अलग अलग हरकतें उनकी रहती है, वो सब करते हैं। आपको याद है वो, मैं अगर बोलूँ तो अभी मोमजी की तरफ, है ना? हाँ, अचानक वो रिएक्शन चेंज होना, गुस्सा हो जाना, फिर एकदम से शांत हो जाना, फिर हंसना, ये सारी चीजें मतलब कि ब्रेन ऑपरेशन में होते हैं सेम ऐसे ही। ऑपरेशन के बाद ये सब चीजें जब फ्रंटल लोब डैमेज होता था, तो ये सारी चीजें उसमें होती है ऐसे ही। पेशेंट चुपचाप बैठा है, उसे खाना खिला रहे तो वो खाना खाएगा नहीं, और जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, दाढ़ी मूछ ऐसे ही रखा है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए अभी भी, अचानक तो गुस्सा हो जाएगा, तो घूम के देखने लगेगा। ये सारा सिम्टम जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का है, ये आपको दिखेंगे उन सब में। और अगर मैं आपको कोरिलेट करूं तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मुझे याद आ रहे हैं। जी। लेकिन छोड़ो। नहीं सर, एग्जैक्टली नहीं बताना। अच्छा, एग्जांपल ही बताता हूँ। मंजूलिका वाला आपको हाँ। बता दें, केमिकल डोसा पता है? कभी मुन्ना भाई एकदम से एक्साइटेड हो जाता था, और फिर अचानक में मतलब एकदम डिप्रेशन में आ जाता था। गांधी जी उसको दिखाई दे रहे थे, गांधी जी उसको नहीं दिखाई दे रहे। ये सब एक विजुअल हेलुसिनेशन जो होते हैं, वो है सब चल रहा होता है, जो अलग अलग लोब्स काम कर रहे होते हैं। इसमें जो इमोशनल लाइबिलिटी वाला है, पूरा लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व, इस सब ऑपरेशन में जो जो पार्ट्स डैमेज होते हैं वो सब चीजें चलता है। केमिकल नुकसान मतलब वही सारी चीजें हैं कि जो लिम्बिक सिस्टम के जो भी सब्सटेंस होते थे या न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते थे, वो जब डैमेज होते थे तो सारा सिम्टम शुरू हो जाता था। तो पब्लिक से पब्लिक पेशेंट, आपने डीजावो सुना है? जी जी जी। क्या होता है उसका? लगता है कि ये पहले हो चुका है। एक्सपीरियंस किया है कभी? नहीं, मैंने तो नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है बहुत लोगों से कि ऐसा, मुझे लगता है ये पहले हो चुका है। तो ये वर्ड शायद से सब जानते हैं, है ना? डीजावो। मैं शुरू से जैसे अचानक में जा रहा था, अभी अगर मैं बोलूँ कि मेरे सामने वो आदमी आके बैठ गया है, और फिर मैं यहाँ पर लाइट्स देख रहा हूँ और तुम्हें देख रहा हूँ, तो मुझे अचानक में आएगा कि अरे ये मेरे साथ 6-7 महीने पहले हो चुका है ऐसे करके। ये एक फीलिंग है कि हुआ है पहले, तो इससे क्या बोलते हैं? डेजा वू। डेजा। सबको पता है, मैक्सिमम पता है। इसका अपोजिट पता है क्या होता है? नहीं। हाँ, कि एक्चुअली में वो हुआ है। हाँ, एक पेशेंट को लगता है कि वो नहीं हुआ नहीं है, हुआ। उसको जमाई भी बोलते हैं। ओके। स्पेलिंग JAMAIS होता है, एस साइलेंट है, तो जमाई भी बोलते हैं उसको। फ्रेंच वर्ड से ये सब। तो वो मतलब सीन, नेवर सीन, जो बहुत फेमिलियर है, या जो घटनाएं हो चुकी है उसके साथ, वो मतलब बोलती है अरे कहाँ पर हूँ मैं, मुझे तो याद नहीं है, तो मुझे कभी देखा नहीं है, जगह कुछ नई जगह आ गई है। ये जमाई कंसेप्ट है। बहुत सारा केसेस, ये सब ब्रेन पैथोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है। डेजा वू एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, विद सम एक्स्ट्रा सिम्टम्स के साथ ब्रेन पैथोलॉजी आ जाता है। लेकिन जमाएगी और ये सब एक पैथोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ आता है, तो इसका भी एक आ जाता है। कभी अपने बहुत लोगों को देखा होगा, हम लोग जब स्कूल में थे या कहीं कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, अचानक में कुछ याद आता है, खड़े होते हैं, बोलना शुरू करते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है हाँ ठीक है, उतना टाइम पे तो था, लेकिन याद। क्या था वो, क्या था वो, क्या था, आना शुरू हो जाता था। इसको भी प्रेस का भी बोलते हैं, ये भी बहुत कॉमन है हम लोगों में। थैंक यू तूने सर। अभी जेंसी लोग ज्यादा डेजा वू करते हैं, सर ने 2 और टर्म्स में बता दिया हमको। हाँ, ये जमाई को और प्रेस का भी प्रेस ठीक को बताने वाला है उससे होता है। आपने कभी देखा है, जब भी कोई मोटिवेशन वीडियोस या रील्स आते हैं, तो उनके सामने ऐसा दिखा दिया जाता है कोई डिमोटिवेट होके बैठ रहा है, और अचानक में उसका कोई डुप्लीकेट आ गया है या वो पोस्ट आ गया है, ऐसा करके वो उसी से बातें करने लग रहा है, उसको देख रहा है। ये सारी चीजें मतलब हेलुसिनेशन का पार्ट है, और इसे ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन बोलना शुरू कर दी, जब टेम्पोरल लोब से इन सबसे ऐसे कई सारे सिम्टम्स हैं जो तुम्हें लगेगा कि ये हो रहे हैं, लोग पागल हो गए, लोग उससे अलग अलग तरीकों से जोड़ते हैं दर्द मंद, लेकिन ये सब कुछ ब्रेन पैथोलॉजी या स्ट्रोक कहीं ना कहीं हुआ है। पुराने मूवीज में कभी कभार तो देखा होगा कि जब वो लोग बेवकूफ बना लेते हो जाता था किसी, कोई अगर डेथ होती कुछ यहाँ पर, तो बैठ के हंसने लगता था यहाँ पर। और या अगर वो कोई सीरियस मूवी चल रही है तो वहाँ पर बैठ के हंसने लगा।
रिसेंट चक्रवर्ती का एक है, उसने रिसेंट में एक्टिंग किया है जिसमें कभी भी हंसा था, कभी भी रोता था। कर ये सारा चीजें भी स्ट्रोक से रिलेटेड है, सीधो बंदा, जहाँ पर फेशियल मसल्स और ये जो भी swallowing मसल्स है वो एक कोऑर्डिनेशन होता है। पेशेंट को समझ में नहीं आता है कि वो हंस रहा है या रो रहा है, उसका एक्सप्रेशन कैसा है, आवाज अपने आप निकल रहा है, उसे पता है कि वो हंस नहीं रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक सबको लगेगा कि वो हंसने लगा। हम लोग उसका गलत मतलब निकाल के आईलिड ब्रेक की म्यूजिक से रिलेटेड क्रिटिक हो गए, कई सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो ब्रेन पैथोलॉजी के रिलेटेड है। इसलिए ये सब अगर दिखे तो मजाक मजाक लगा नहीं है, हर चीज का, हर सिम्टम का एक कॉज है। अगर वो कॉज मिलता है तो अच्छी बात है, वो ठीक हो सकता है, तो नहीं मिलता है तो बहुत सारे इलाज अपने यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक। एक्चुअली एक मिथ जो बहुत पॉपुलर है ना, मैं चाहता हूँ मैं बोलूँ उससे बताइए। यहाँ पर कि जब भी अगर स्ट्रोक होता है, मैक्सिमम मैं देखा है कि अगर वो पेशेंट बच गया 20-25 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद गया, तो आजकल एक ट्रेंड करा है कि हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन वो लेने जाता है सिर्फ इसलिए हाथ उठ जाए या पैर का जो पैरालिसिस है वो इम्प्रूव हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और वो कितना प्राइस है मुझे नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम मैं देखा है कि सब लोग 2,500-3,000 का वो दवा आते हैं खिलाते हैं। और भी ऐसा न्यूरो सर्जन इतने पेशेंट ट्रीट करने के बाद, चाहे वो दवा से ठीक किया हो चाहे सर्जरी से, हमें इतना पता है कि एक बार जो डैमेज हो गया वो डैमेज हमने सिर्फ जान बचाने के लिए पेशेंट को किया है, और हॉस्पिटलाइजेशन का उनका रेट कम करने के लिए उनको रूम ट्रीटमेंट देना तक करते हैं। प्लस जो बात में वीकनेस की, वो ऑटोमेटिक न्यूरोनल अपना खुद का वो एक हीलिंग प्रोसेस है, और प्रॉपर रिहैबिलिटेशन से वो कंटिन्यू होता है। रिहैबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी जो बोलते हैं उसका मेन एम क्या है, जब कोई पैरालिसिस होता है, कोई हेल्प नहीं करता है और पेशेंट का वो डिसयूज में जाता है, तो सारा मसल्स एट्रोफिड हो जाता है। क्योंकि कोई चीज अगर यूज में नहीं है तो मसल्स भी वो यूज में नहीं आएगा, वो मसल्स भी श्रिंक करने लगता है, मसल का कोई यूज नहीं है, वो एकदम पतला सा होता है। कल को अगर वो मोटिवेट भी हुआ पेशेंट, तो वो फिर से उस मसल पावर को गेन कर नहीं पाएगा। फिजियोथेरेपी का सोल रीजन यही है कि न्यूरोनल अपना हीलिंग कर रहा है, न्यूरॉन्स उसे हील करने दो, लेकिन जब तक वो हीलिंग प्रोसेस में है तब तक आपको अपने मसल पावर को मेंटेन करके रखना है, जिससे जब जरूरत पड़ेगी वो मसल गेन करने का या पावर गेन करने का, आपके पास वो मसल्स, टेंडेंस और वो पावर थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए कि आप अपने इम्प्रूवमेंट को खुद भी कर सके। इसलिए घर वालों को भी ट्राई करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 महीने हो गए नहीं उठा और मैं छोड़ दिया उनको, फिर वो कभी नहीं आएगा। लेकिन जो कंटिन्यूस ट्राई करता है, यहाँ पर मंथ्स, ईयर्स, और यहाँ तक कि कहीं कहीं ऐसा बोला जाता है कि हाँ लाइफ लॉन्ग एक हीलिंग प्रोसेस होता है ना, स्पेशली कई ह्यूमन लोग में इसी होता के है। फिजियोथेरेपी को बोल देते हैं कि इसमें कुछ रिजल्ट नहीं है, या फिर हाँ इसलिए नहीं है क्योंकि जो डैमेज हो गया डैमेज है, लेकिन जो पावर आ सकता है पेशेंट के ऊपर, वो पावर आने का भी तुम जो भी एक्सपेक्टेशन रहता है वो भी तुम उसे खत्म कर दो। ओके। लेकिन यही तुम्हारा है प्रॉपर रिहेबिलिटेशन से। 6-6 महीने, 1-1 साल के बाद भी पेशेंट जब आते हैं जो अनएक्सपेक्टेड रहते हैं वो भी ठीक होते रह रहा है। मैं आपको एक स्टोरी अगर मुझे सुना सकता हूँ जी। क्या, क्योंकि वो बहुत करीब है मेरे, इसलिए। अभी रिसेंट में एक पेशेंट था, लेबरर था, बाय प्रोफेशन लेबरर, मतलब जो ईटा उटा ऊपर लेके जाता था घर बनाने का ये। पेशेंट को अचानक में बैक पेन होता है, उससे पता नहीं चलता है, डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर को भी कोई सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ मेडिसिन देता है, जैसे ही बाहर निकलने लगता है पेशेंट कोलैप्स। कोलैप्स मतलब होश में है, सर में, इसके नीचे का पार्ट उसका काम नहीं करता है। विद इन 1 आवर उसका इसके नीचे का कोई सेंसेशन नहीं, कोई पावर नहीं, कुछ भी नहीं है। जब वो आया इमरजेंसी में, तो मैंने भी देखा, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है जब सेंसेशन लॉस हो जाता है ना, हमारा मन नहीं करता, हमको ऐसा लगता है कि तो गरीब है, अगर उसके पैसे लग ही गए और जिस केस पे पावर आने के चांस ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑपरेट भी किया पावर नहीं आया तो फिर भी, लेकिन उसका जो एमआरआई कराया तो एमआरआई में एक ब्लीड आ गया था। ऐसे मजदूर में या इनके जो हार्ड वर्क करते हैं उनमें स्पॉन्टेनियस ब्लीड होता है। मैंने अपने घर वालों को बोला
कि जीरो चांस है पावर आ जाए, लेकिन आपने 12 घंटे के अंदर या 6 घंटे के अंदर पेशेंट को लाया है, तो मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ। मुझे कोई, लेकिन आपको साइन करना होगा कि आने के चांसेस बहुत कम है। ये बात पता करने के बाद, मालूम होने के बाद भी उन लोगों ने कुछ नहीं सोचा, कैसे भी करके उन्होंने 1-2 घंटे के अंदर पैसे अरेंज किए, उन्होंने ऑपरेशन करवाया। मेरे लिए वो मोमेंट मतलब ऐसा था कि बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं या बहुत हाई एजुकेटेड होते हैं, वो टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। वो कुछ नहीं पढ़े थे, लेबर थे, सबसे पैसे जुटा के उन्होंने ऑपरेशन कराया। और ऑपरेशन के बाद, और जो हाईली एजुकेटेड होते हैं वो सिर्फ लोगों को एडवाइस देने में ही समय बिता देते हैं। बड़ा डॉक्टर ये दिल्ली में जाएंगे, वेल्लोर जाएंगे, और वो जो मेन टाइम फ्रेम है ना उसे लॉस कर देता है वो लोग। और फिर जो चांस था उसका वो भी नील हो जाता है, वो कितना भी पैसा खर्च कर दे, पावर नहीं आने वाला था ऐसे केसेस में। बट एक्चुअली वो पेशेंट ने सिर्फ जल्दी आया था, उसके थोड़े से पावर मेंटेन थे, पॉड इंजरी था नहीं। जो ब्लीडिंग है सिर्फ पॉड पे प्रेशर दिया था बहुत जोर से, एकदम जोर से, तो जितना जल्दी उस प्रेशर को हटाइए तो ब्लड सप्लाई फिर से वापस आने लगा। और पेशेंट 5th डे तक पेशेंट ने पैर तक नहीं हिलाया था, सेंसेशन तक नहीं ले। 1 हफ्ते के बाद पेशेंट ने हल्का सा अंगूठा ऐसे हिलाया क्योंकि उसको सेंसेशन आ चुका था। मुझे ये बिलीव था कि सेंसेशन है तो पैर भी। 7th डे उसने अंगूठा हिलाया, और 10th डे वो खड़ा हुआ। और जब वो 4 महीने बाद मेरे पास आया है ना, जो अनएक्सपेक्टेड चीज मैंने सोचा था, वो नॉर्मल हमारे आप जैसे मतलब चलने लगा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो चल भी सकता था। इतना सोचा था वो चलेगा, लेकिन प्रॉपर चलेगा मैं कभी सोचा नहीं। क्यों? एक यकीन किया, टाइम का वैल्यू समझा, और बस उसने किया जो उसको करना था। आए ना उससे फर्क नहीं पड़ता, टाइम का वैल्यू करो, एक चांस देखो, अगर वो चांस में कुछ अच्छा हो गया तो हो गया। वो पेशेंट मैं आज तक भी भूला नहीं कि जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंटेंशन, इतना क्लियर इंटेंशन था उनका कि पैसे गए तो गए, पावर नहीं आएगा, नहीं आएगा चलेगा, हम सब साइन कर देंगे, लेकिन जल्दी ऑपरेशन से अगर 1% भी चांस है तो हम करा लेंगे। उन्होंने कराया और उसका रिजल्ट उनको मिला। उन्होंने 12 घंटे अगर लगाए होते ना सर, तो शायद वो कभी नहीं चल पाता, उसका पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती। ही वॉज 24 years ओल्ड, एक वाइफ थी, 2 छोटे बच्चे थे। जब रिस्क है तो नहीं लेना चाहिए, अगर कोई रास्ता सामने नहीं होता। इसलिए टाइम का इम्पोर्टेंस है। इसलिए मैं ट्रॉमा में बोलता हूँ कि जो पास में डॉक्टर है पहले उसे एडवाइस दे दो, आपके पास टाइम है या नहीं है। अगर नहीं है तो जहाँ वो वहीं पर ऑपरेशन करा लो, क्योंकि आप अच्छा ढूंढने के चक्कर में वो टाइम कमा लोगे, पेशेंट कमा सर आप लोगे। ये जब मेडिकल या रेफरल की बात करें, उन्हीं के साथ आपका एक वीडियो है क्या? हाँ, एक वीडियो है, क्योंकि आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है, हेड ऑन टू सर्स इंस्टाग्राम अकाउंट, उधर आप देख सकते हैं पेशेंट को, ही वाज वॉकिंग टॉकिंग एंड सर जो बोल रहे हैं बिल्कुल चल के आए, चल के गए। वो वीडियो में यू कैन सी कि वो कैसे चल रहे हैं। बिफोर दैट उनका शायद एमआरआई स्कैन है, वो मैंने देखा था, सो यू कैन चेक आउट द सेम एज वेल। सेम हैप्पीनेस एक्चुअली वो पेशेंट ऑपरेशन के बाद कभी आया ही नहीं था दोबारा, लेकिन जब वो 4 महीने बाद आया तो वो कुछ 200 to 250 किलोमीटर दूर रहता है यहाँ में। तो वो घूम के यहाँ भी, क्योंकि मैंने मैं शिफ्ट कर लिया था वहां तक, वो घूम के मेरे पास तक आया जस्ट बिकॉज, जस्ट वेट नहीं, हाँ उससे घर वालेगी। और उसका रिजल्ट देके फिर मुझे भी, और इसीलिए मैं कोई भी पेशेंट अगर सीरियस है, मैं वो काउंसलिंग करने तो नहीं लगूंगा कभी भी, कि आपके पास 1% रिस्क है या 2% चांसेस है, मतलब कि आप सेफ हो। जिसको कराना है वो कराएगा, जिसे नहीं कराना है वो नहीं कराएगा, क्योंकि आउट ऑफ 10 में मुझे सिर्फ उस एक को बचाना है, अगर जिसके पास 2% का चांस है बचने का। तो जिसका इंटेंशन है करेगा, जिसका नहीं है वो नहीं करता है यूजली। लेकिन यंग पेशेंट्स में आपको वो रिस्क ले लेना चाहिए, क्या पता कब मेडिकल हो जाए। सर ये तो बहुत सारी बातें हो गई, तो आपको लास्ट में अगर नॉर्मल पब्लिक को या फिर मैं जैसे लड़की हुई ना, अर्ली 20s, कुछ एडवाइस देना हो या फिर कुछ मैसेज देना हो, सो व्हाट वुड इट बी? हाँ, थैंक यू तृप्ति। एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। आप बोल सकते हो कि मेरा मेन एजेंडा है यहाँ तक का। क्योंकि ये बोलना बहुत जरूरी है कॉमन पब्लिक के लिए। अभी भी ऐसे जगह पर कई सारे ट्रीटमेंट अभी
ऑप्शन पहुंचे नहीं है, या न्यूरो सर्जन या वो न्यूरो फिजिशियंस या न्यूरो की जो भी फैसिलिटीज है अभी भी पहुंचना बाकी है पेरिफेरीज में। कई पेशेंट्स सिर्फ लेट डायग्नोसिस तक ही अपना दम तोड़ देते हैं, वो पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि जब डायग्नोसिस ही नहीं हो पाएगा समय पे तो वो इलाज तो बहुत मुश्किल है होना। मेरा आप लोगों के लिए सिर्फ एक एडवाइस है, और सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स याद रखना, कुछ जो बहुत कॉमन चीजें हैं। पहला, अगर कोई भी पैरालिसिस अगर बॉडी में होता है, अगर अचानक में हुआ है वो पैरालिसिस, तो उसे हमेशा सीरियस ही मानना। कोई कुछ भी बोले लेकिन आप उसे हमेशा सीरियस ही मान के चलना। थोड़ी देर के लिए भी हुआ है और वो ठीक हो गया है, फिर भी आप उसे सीरियस लेके चलेंगे। मान लीजिए किसी को अगर स्ट्रोक आया है, स्ट्रोक का मैंने आपको फास्ट बता दिया। फेस, आर्म्स वीकनेस या लेग वीकनेस या स्पीच का जो भी डिफॉर्मिटी अगर आएगा, पेशेंट पास करने में अगर ठीक से लड़ रहा है, फेस एक तरफ से झुका हुआ है या हाथ या पैर कमजोर हो गया है, अगर ये फीचर्स आप जैसे पेशेंट ने आपको बताया या वो बताने लायक है नहीं है नहीं पता, आपको अगर पता चलता है तो आप कुछ काम सबसे पहले करेंगे। पहला काम है, पेशेंट को एक तरफ पर टिल्ट कर देंगे, क्योंकि पेशेंट अगर बेहोश होगा, उल्टी करेगा, तो सब कुछ उसके लंग्स में चला जाएगा और वो तुरंत बचाने का उसके पास मौका भी नहीं रहेगा, उसका रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। दूसरा, शांत रह के सबसे पहले अगर किसी को भी कॉल कर पाए तो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर देना, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज आपका घर से लेकर हॉस्पिटल तक का जितना भी बीच में मैनेजमेंट रहेगा वो सब कुछ रेडी करवा के पहले से रखा रहेगा। पेशेंट का कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड से कुछ भी हो, उसे लेके आप इकट्ठा करना शुरू कर देना जब तक इमरजेंसी सर्विसेज आती हैं, या अगर इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है तो आप खुद भी लेके जा सकते हैं, बट प्रेफर करें इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। तीसरा, इतना कॉमन है ये इंडिया में कि अगर कोई बेहोश हुआ है या स्ट्रोक आया है तो लोग उससे पानी पिलाना या खाना खिलाना या ये ऐसे सब काम करना शुरू, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ भी नहीं देना है पेशेंट को, बस एक तरफ उसे मोड़ के रख देना है। दूसरा, उस कभी कभार आसपास के नर्सिंग होम या लोकल एरियाज में भी मैं ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करना चाहता हूँ हेल्थ सिस्टम के ऊपर, लेकिन फिर भी मेरा एक एडवाइस है कि कभी अगर सिटी स्कैन आता है और सिटी स्कैन अगर नॉर्मल आता है तो उससे ये ना समझे कि मतलब पेशेंट को स्ट्रोक नहीं है, क्योंकि सिटी स्कैन में अक्सर पहले 6 से 12 घंटे में स्ट्रोक नहीं दिखाई देता है। आप हमेशा जो पेशेंट का सिम्टम्स है और जो इमेजिंग है उससे कोरिलेट करने के बाद ही वो डायग्नोसिस को क्लियर करें, नहीं तो एक मिस डायग्नोसिस और पेशेंट का मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाता है उससे। बस इतना मेरा आप लोगों से कहना था। बहुत बार ऐसा होता है स्ट्रोक आया है और कई हेल्थ सेंटर में बिना सिटी स्कैन कराए, क्योंकि फैसिलिटीज होती नहीं है, तो लोग फिर भी सोचते हैं स्ट्रोक आया है तो हम एस्पिरिन की गोली दे दें या डिसिप्लिन जो पहले के टाइम पे आया करती थी, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। और मेरा रिक्वेस्ट है हर किसी पेरिफेरल या लोकल लोगों से जो ये बात जानते हैं स्ट्रोक आया तो इस एस्पिरिन दे देना है, इकोस्पिरिन दे देना है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले सिटी होगा, अगर सिटी में ब्लीड आया और आपने इकोस्पिरिन दिया या कुछ और भी दे दिया ब्लड पतला करने में, तो वो ब्लीड और तेजी से बढ़ जाएगा और पेशेंट सफर हो जाएगा। तो पेशेंट अगर स्ट्रोक का है, एक करवट में लेटा है, उसको कोई खाना पीना नहीं देना है, पहले सिटी स्कैन या डायग्नोसिस में जाना है, उसके बाद ही इकोस्प्रिन या कोई भी गोली पेशेंट को देना है। ट्राई करें कि उसको मुंह से नहीं दिया जाए, इमरजेंसी सर्विसेज कॉल करें, इमरजेंसी खुद पेशेंट को हॉस्पिटल तक लाइन अप कर लेता है, और जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं अपना सब कुछ एक साथ इकट्ठा कर ले और जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल तक पहुंचे, क्योंकि आज भी मैं ये बोल रहा हूँ, तुरंत पहुंचने से या जल्दी पहुंचने से 3 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर पहुंचने से भी आज भी ऐसी दवाएं हैं जिसे देने से पेशेंट के सिम्टम्स रिजॉल्व हो सकते हैं और वो पहले जैसा पेशेंट हो जाता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, मैं जानता हूँ, कुछ अफोर्ड कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, कहीं पर होता है कहीं नहीं होता है, लेकिन आपको लेट नहीं करना है, चीजें ठीक होती हैं। और अगर वो लाइफ सेविंग है, बहुत बड़ा ब्लीड है अगर, तो उससे भी अगर समय पे अगर ऑपरेट कर दिया जाए तो पेशेंट की जान बच जाती है।
सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जितनी बातें मैंने ये बोली है, मैंने दिल से बोली है। मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस बात को सुने और इससे थोड़ा सा भी सीख ले पाए, वो पेशेंट बन सकते हैं। थैंक यू। Super, sir. It has been wonderful talking to you. Keep doing what you're doing, and you will see more bandmates. Breathing a sign of relief from the excruciating pain they go through. अगर आपको पता नहीं है तो head on to sir's Instagram. वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे Balveer Singh, who was suffering from a lot of pain, he came to sir, and now he's perfectly alright. You can see him speaking his own story. And thank you, sir. More power to you. May God bless you and keep doing the good work. थैंक यू ऋतिक। Thank you, sir. थैंक यू अभी।